We are going to discuss another important chapter, and that is chemical equilibrium. So let's start the chapter without wasting our time. So firstly we should have to know what are irreversible and reversible reactions. वही हमें पहले ये पता होना चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कि हमारे पास irreversible reactions किनको कहते हैं और reversible reactions किनको कहते हैं. तो definition देखते हैं इसकी. Reactions which move in forward direction only are known as irreversible reactions. देखिए जी, ये इसका मतलब ये कि ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ इस डायरेक्शन में जाते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? इरिवर्सिबल रिएक्शन. मतलब कि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये बैकवर्ड नहीं आ सकता ये रिएक्शन. तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? इरिवर्सिबल, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस. इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं हमारे पास? CO2 प्लस H2O. यानी कि ये इससे ये प्रोडक्ट्स तो बन सकते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को वापस हम इस रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ओके जी, आगे हम चलते हैं. क्या कहते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऑलवेज गो टू, ये मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, ऑलवेज गो टू कंप्लीशन. मतलब कि कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, कंप्लीशन. ओके, चलिए जी आगे चलते हैं. आगे है कि रिवर्सिबल रिएक्शन. इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो होते हैं जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. रिएक्शंस विच मूव इन बोथ डायरेक्शंस फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शंस. मतलब कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली होता है कि जिसके अंदर हम वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं. और ये इसकी डिटेल हम हेबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम कहाँ पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे. ठीक है, और डिटेल से पढ़ेंगे हम ये. सो रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये कभी भी इनका एंड नहीं होता. कभी ये क्या कहते हैं, कभी ये इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, कभी इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, फिर कभी इधर चले जाते हैं, फिर कभी इधर आ जाते हैं. मतलब कि कंप्लीट नहीं होते, कभी इस तरह ही ये आगे पीछे चलते रहते हैं. ठीक है, जबकि जो इरिवर्सिबल है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि वो कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, you can say it is the main topic of this chapter. Okay, so what is dynamic equilibrium? It is a stage in reversible reaction where the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं हम. ठीक है, इसका मतलब ये कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कब कहते हैं? देखें, ये फर्ज करें हमारे पास ये इवेपोरेशन हो रही है, इसका हमने इधर से लीड हटा दिया, ये इधर फर्ज करें ये लीड नहीं है. ठीक है, तो अभी यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है वाटर, हो रहा है ना, हमें नज़र नहीं आता लेकिन हो तो रहा है ना. ठीक है, ये इवेपोरेट हो रहा है वाटर. ठीक है, अगर मैं इसको लीड से कवर कर दूँ तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि यहाँ से जितना वाटर इवेपोरेट हो रहा होगा वो स्ट्राइक करके यहाँ से वापस इसी के अंदर आ रहा होगा. ठीक है, और जब यहाँ से इवेपोरेट होने का रेट और यहाँ से स्ट्राइक बैक करके वापस आने का रेट जब इक्वल हो जाएगा हमारे पास, तो हम उसको क्या कहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो हमारे पास जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ. वो ये है कि जब हमारे पास यहाँ से वाटर इवेपोरेट, अब ज़रूरी नहीं कि हम वाटर की एग्जांपल लेंगे, हम किसी और चीज़ की भी ले सकते हैं. मतलब कि कॉन्सेप्ट यही है कि जब यहाँ से जितने इवेपोरेट हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, वो जब स्ट्राइक करके यहाँ से बैक आएंगे, तो जब यहाँ से ऊपर जाने मतलब कि इवेपोरेट और वापस आने वालों की जब अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम. होप ये आपको क्लियर होगा. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. रिएक्शन कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड. मस्ट बी क्लोज होना चाहिए, वरना तो रिवर्सिव यानी कि बैक तो आएंगे नहीं, है तो एयर में चले जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि क्लोज होना चाहिए. एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
एंड प्रोडक्ट्स, ये इट इज प्रोडक्ट्स, ओके, बिकम कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाती है। ये नहीं कहना कि रिएक्टेंट और क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, इक्वल नहीं होते वो, ठीक है। ये आएगा एमसीक्यू हमारे पास कि वो पूछेगा कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और आगे वो ऑप्शन दे देगा बिकम इक्वल, बिकम ग्रेटर, कांस्टेंट। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगी वो होगी कांस्टेंट, कांस्टेंट होगी, इक्वल कभी भी नहीं होगी, ठीक है। आगे, नो मैक्रोस्कोपिक चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड बट माइक्रोस्कोपिक, यहां पे आना था माइक्रोस्कोपिक, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया ऑब्जर्व, यहां पे आना था माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आर गोइंग ऑन विथ इक्वल रेट, ओके। आगे देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिवर्स, ये क्या कहते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है रेट का रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आती तो कम है लेकिन ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, चलिए जी, अब यहाँ पे लिखे हुए हमारे पास रिएक्टेंट और यहाँ पे लिखे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा हम यहाँ पे लगाएंगे, इस साइड पे प्रोडक्ट्स लगाया करेंगे, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हम इसको मार्क कर लिया करेंगे 20, 30, 40, 50, ओके। सो इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब उसने कहा है कि रिएक्टेंट हमारे पास कितने, 80%, तो यहाँ पे रिएक्टेंट था तो यहाँ पे 80 यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये यू करके लाइन बन गई, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स हमने नीचे से देखे थे ना, तो प्रोडक्ट्स 20 कहाँ पे बन रहे हैं, ऐसे करके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। ओके हो गया, इधर टाइम और कंसंट्रेशन का, ठीक है। और फिर दोबारा हमारे पास अब देखें रिएक्टेंट्स, हमने अभी क्या देखा है, हमने अभी कि हम ऊपर रिएक्टेंट्स लिखते हैं, नीचे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखिए उसने कहा है कि रिएक्टेंट जो है वो 20% है, तो 20 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20, और उसने कहा है कि प्रोडक्ट 80% है, प्रोडक्ट हमारे पास 80 पे चला जाएगा यहाँ पे करके, ठीक है। होप आपको क्लियर होगा। आगे हम जाके देख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम, चलें जी, ये देखें उसने क्या कहा है, रिएक्टेंट्स जो हैं 45 पे हैं, फर्ज करें यहाँ पे 45 कहीं यहाँ यहीं पे ही है, ये 45, ये 50, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास आ गए यहाँ पे, कहाँ पे, 45 पे, प्रोडक्ट्स ने कहा 55, तो फर्ज करें यहाँ पे 55 यहाँ पे है, तो ये 55 इधर आ गया, ठीक है। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल और इजी है। यहाँ पे हमने हमेशा रिएक्टेंट्स लिखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। आगे जी, आगे हमारे पास रेट का और टाइम का ग्राफ इस तरह बनता है। ये हमारे पास किसके थे, कंसंट्रेशन एंड टाइम, और रेट एंड टाइम का हमारे पास किस तरह का ग्राफ बनता है, वो इस तरह का बनता है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों 50-50 पे, ठीक है, यानी कि इक्वल होंगे इस तरह का, इसको रट्टा मार लेना है। ओके हो गया। आगे देखते हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, ये क्या है कि इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड इट विल मूव इन सच अ वे टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस। चलो इसको हम आगे डिटेल में कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। चलिए जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द इक्विलिब्रियम वो क्या है हमारे पास। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर, और नंबर 3 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। चलें जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। चलें जी, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज ऑफ एन इंक्रीज, सॉरी ये यहां मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। ये यहां पे हमें बेसिकली लिखना था कि इंक्रीज इन इंक्रीज इन पहले इसने डिक्रीज लिखा है, चलिए हम पहले डिक्रीज कर लेते हैं। डिक्रीज इन टेम्परेचर
फेवर्स द रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए भाई, मैं सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं आपको। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और हम उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी हमारे पास डेल्टा एच क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, नेगेटिव डेल्टा एच है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की इंथाल्पी चेंज डेल्टा एच हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, हमारे पास केस है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसका हम टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, ये हमारे पास किस में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ओके जी, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन पे आ गए हम, ठीक है। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा हमारे पास, फेवर्स द रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए जी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और जबकि अगर हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम डिक्रीज बैकवर्ड और फॉरवर्ड, इसके अलावा रेट जो है वो इंक्रीज होगा। फॉरवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड का रेट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर बैकवर्ड आ रहा है तो बैकवर्ड का रेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट हमेशा इंक्रीज होगा। ओके, आगे हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। चलिए जी, एग्जांपल्स देखें। उसने कहा है हमारे पास SO2 प्लस O2 गोज टू SO3। ओके, हो गया, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और डेल्टा एच अगर हमारे पास नेगेटिव है, ये मतलब कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और हमारे पास ये नेगेटिव इंथाल्पी चेंज है, तो मतलब कि जो ऊपर वाला है हीट रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक है हमारे पास, ठीक है। और नीचे जब बैक आएगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, तो मतलब क्या, नीचे वाला एंडो है। चलिए जी, अब देखते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। इसका मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ओके, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड है। ओके, आगे देखें रिएक्टेंट्स। ये देखें, रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाएंगे और प्रोडक्ट्स इंक्रीज करते जाएंगे। भाई देखें ना, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ये खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे। अब फर्ज कर लेना, आप देखें, हम आटा है हमारे पास, हम उसकी रोटियां बना रहे हैं। अब आटा हमारे पास एज ए रिएक्टेंट है, वो कम होता जाएगा, और रोटियां जो हम बना रहे हैं एज ए प्रोडक्ट वो हमारे पास इंक्रीज करती जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या कहते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है। तो टेम्परेचर इफेक्ट देखिए भाई, रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है क्योंकि नेगेटिव एंथैल्पी चेंज है। तो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, हमने ऊपर पढ़ा है कि अभी जब भी टेम्परेचर इफेक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। चलिए जी, अब देखें टेम्परेचर इफेक्ट। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट्स जो है वो कम होते जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स वो है कम होते जाएंगे। और रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारे पास क्या होगा कि रिएक्टेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। और इस केस में क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। और यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। भाई देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन अपार्ट फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ओके, so moving forward, here we have another example, and that is
यहां पे कि N2O4 गोज टू 2NO2। अब देखिए यहां पे क्या है, डेल्टा E जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक है। ओके, एंडो, और नीचे वाला क्या होगा हमारे पास, एक्सो होगा। ओके भाई देखिए क्योंकि पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है। ओके सो देखें पहले वो क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए जब हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते थे, जैसा कि हमने भी ऊपर पढ़ा है कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है ये जो प्रोडक्ट है ये कम हो जाएगा, प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स इंक्रीज कर जाएंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। तो हमने भी क्या पढ़ा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ एंडोथर्मिक तो रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड, रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, कंज्यूम होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, हियर वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज प्रेशर। भाई के एक इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है। प्रेशर और वॉल्यूम एक ही बात है, हमने सिर्फ इनमें से एक को याद रखना है, ठीक है। दिस फैक्टर इज ओनली एप्लीकेबल ऑन गैशियस कंपोनेंट्स, गैशियस, ओके, गैशियस कंपोनेंट्स। ओके, रीड इट आउट। इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है, देखो भाई जो प्रेशर है ना वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है। देखो भाई वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा, फर्ज करें ये है, ये वॉल्यूम है, इसके ऊपर मैंने फर्ज करें एक पिस्टन है, ठीक है, मैं इसको मूव करता हूं आगे। देखिए भाई वॉल्यूम ज्यादा है इधर, ठीक है। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसको पिस्टन को आगे मूव करता जाऊंगा ये आगे आता जाएगा, मेरे पास ये चीज आगे आती जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा और क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, सो क्या लिखा है, इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स द रिएक्शन टू मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। ओके, हम इसके एग्जांपल्स भी कर लेते हैं अभी। इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, आगे, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रेशर। ओके, यह यानी कि अब देखें एक इक्वेशन है हमारे पास, फर्ज करें NaCl, Na प्लस Cl goes to NaCl। देखें यहां पे कितने मोल है, एक मोल Na का, एक मोल Cl का। ओके, यहां पे एक मोल है सिर्फ, तो देखें यहां पे 2 मोल्स हैं, क्या है, 2 मोल्स हैं, और यहां पे 1 मोल है। तो अभी ये बताएं इस एग्जांपल के अंदर मैंने क्या मिस्टेक किया है। इस एग्जांपल के अंदर मिस्टेक ये है कि जो रूल है ये ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस है, तो इसके ऊपर ये अप्लाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी आपको एक एग्जांपल देनी थी। ओके, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन देन प्रेशर वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे, इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। चलिए जी देखें, SO3 है, ओके, SO3 एंड O2। ओके, यहां पे क्या, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस। सबसे पहले तो हमने क्या चेक करना है इसके अंदर, ये बहुत बड़ी ट्रिक है और इसके अंदर बहुत नंबर कटते हैं। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि सारे जो हैं वो गैस हैं, क्योंकि ये सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई है, गैसेस के लिए है सिर्फ ये रूल। तो देखें जी, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। ओके, यहां पे टोटल हो गए 3 मोल्स, 2 SO2 के, 1 O2 का। यहां पे है टोटल सिर्फ O2। तो अब जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में जाते हैं, वो मतलब कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। चलिए जी अब यहां पे देखें, प्रेशर हम डिक्रीज कर रहे हैं
तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल यानी कि प्रेशर उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी ज्यादा हैं, क्योंकि हमने प्रेशर डिक्रीज किया है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, रिएक्टेंट्स इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट्स डिक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीज करेगा, ठीक है। आगे चल जाएं। अब हमने प्रेशर को देखना है, हमने वॉल्यूम को अंदाजा लगा के देखें। अब देखें वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था ना कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। तो देखें इस साइड पे हमारे पास कम है ना, तो फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ओके। तो नीचे वाली 2 एग्जांपल्स भी सेम टू सेम है, ये आपका होमवर्क है, तो ये करें आप, और अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो हमारे पास ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और हाँ, ये हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ओके। इसको हम देख लेते हैं अभी, ये क्या है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट favors the reaction to move in forward direction and vice versa। चलिए जी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। देखिए जी, N2 3H goes to 2NH3, ओके, नेगेटिव है। नेगेटिव को छोड़ो, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बिहाफ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए जी, अगर हम N2 इंक्रीज कर देंगे, N2 मतलब कि ये इंक्रीज कर दिया हमने, मतलब कि भाई देखो अब हमने ये इंक्रीज कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहाँ पे जो एन है और यहाँ पे जो एन है वो इक्वल होने चाहिए ना, तो ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ओके जी। तो डायरेक्शन फॉरवर्ड हो गई, रिएक्टेंट्स डिक्रीज होंगे, प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन और एग्जैक्टली, और क्या कहते हैं, ऑब्वियस ही बात है कि ये डिक्रीज ही होगा बैकवर्ड। अब चलें जी, NH3 को अगर हम डिक्रीज कर दें, मतलब कि यहाँ से हमने फर्ज करें ये हमने रिएक्टेंट्स डाले, ये प्रोडक्ट्स बन गया, इसको हमने विदड्रॉ कर लिया, इसको हमने निकाल लिया, ठीक है, इसको हमने विदड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे अब कम हो गई ना इसकी कंसंट्रेशन, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ताकि और NH3 बन सके। तो रिएक्टेंट्स कम होंगे, प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, और फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या कहते हैं, रेट ज़्यादा होगा, और इसका बैकवर्ड का कम होगा। तो सेम प्रोसेस बाकी 2 के लिए सेम अप्लाई होगा, ठीक है। तो बाकी आप एज ए होमवर्क कीजिए आगे। तो आगे भाई सेम है बिल्कुल। आगे की नोट ये है कि हमारे पास यूजुअली ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज यूज इन इंडस्ट्री टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विद सफिशिएंट रेट, ओके। तो ये एज ए आपको MCQ के अंदर आ सकता है, ये आपको तो इसमें कोई मुश्किल और टिपिकल बात नहीं है, तो इसको आप कीजिएगा। तो ये सिर्फ इतना सा केमिकल जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम, इतना सा चैप्टर है जो कि बहुत ही ईजी है, इसके अंदर सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको याद रखना है। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। और अगर हम इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है हम प्रेशर डिक्रीज, वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ओके। और वाइस वर्सा फॉर द एंडोथर्मिक, क्योंकि उसके अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एंडोथर्मिक के अंदर तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है। तो हो आपको ये सारा क्लियर होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई डिफिकल्टी, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू एज वेल एज सून एज पॉसिबल। सो टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।